मणि साहब कि मान लिया मुझे पता चल गया कि दिवाली तक गाड़ी पे टैक्स कम होने वाला है, तो गाड़ी मुझे सस्ती मिलने वाली है। मुझे पता चल गया दिवाली तक फ्रिज पे, एसी पे टैक्स कम होने वाला है, तो हमें सस्ता मिलेगा। तो जो चीज़ें हम आज खरीदने वाले थे, कल खरीदने वाले थे, हो सकता है कि हम दिवाली तक टाल दें। तो अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक आपको ये असर दिख सकता है कि डिमांड और थोड़ा सा सुस्त दिखे आपको, इसका डर है? लक्ष्मण जी, दो चीजें हैं। कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसा करते हैं, मणि साहब एक मिनट जरा, सुब्रमण्यम साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं, सुनील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ सुनील जी। नहीं, मैंने सुना है कि ये सितंबर 1 से जीएसटी का नया रेट लागू हो जाएगा। इसका इफेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 सितंबर होने वाला है। भले ही जब डिसीजन लिया तो मिड सितंबर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेगी। हाँ, 1 सितंबर की कोई डेडलाइन वैसे सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन यह है कि इसमें बहुत प्रोसेस होता है। जीएसटी काउंसिल से पहले जीओएम की बैठक होगी, फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, फिर उसका नोटिफिकेशन इशू होगा, तो वो एक टाइम लगता है इसमें। 1 सितंबर मुझे लगता है, ये तो हम लोग अगस्त में चल रहे हैं, 12 दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि फिर भी हो जाता अच्छी बात है। मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलूँगा कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, हम सब तरक्की करें। मणि साहब आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, देखिए, मैं कह रहा था कि कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए टैक्स पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से। कुछ चीजें हैं जो अपने कंट्रोल में है एज अ कंट्री, और कुछ चीजें हैं जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो हर कंट्री की जो टैक्स पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है, वो इस बेसिस पे बनती है कि जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, जिससे लोगों का भला हो, देश का भला हो। क्योंकि अगर हम सारे ग्लोबल फैक्टर्स को लेके एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं जो सारे पहलुओं को सेटिस्फाई करे, तो कोई पॉलिसी कभी नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि अभी जब आपने डेट की बात कही कि कंजम्पशन का कोई पोस्टपोनमेंट होगा क्या, अब जीएसटी में कोई भी अगर रेट चेंज करनी है, उसकी एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के हिसाब से पहले फिटमेंट कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद में उनकी जो रिकमेंडेशन है वो जाएगी जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में। जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में जब सारे स्टेट्स और सेंटर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर वोट करेंगे। अगर यूनानिमस नहीं हुआ, उसके बाद में ही नतीजा निकलेगा कि क्या डेट से ये आएगी। अब क्योंकि पीएम ने कहा है कि दिवाली के पहले आ जाएगी, सब लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 1 अक्टूबर तक या मिडिल ऑफ अक्टूबर तक ये आ जाएगी। तो 1 या 1.5 महीने तक लोग इसके ऊपर तो एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि रेट की कटौती होगी। पर यहां पर जो है, जितनी कंपनियां हैं, गाड़ियों की कंपनियां हैं फॉर एग्जांपल, जिनकी गाड़ियां ऑलरेडी डीलर के पास में हैं, एसी की कंपनियां हैं जिनकी एसी ऑलरेडी डीलर के पास में हैं, उनको भी पता है कि वो अगर कुछ इमीडिएट इन्वेंट्री लिक्विडेशन मेजर नहीं लेते हैं तो इन्वेंट्री पाइलअप हो जाएगी दिवाली के पहले। और ये सारी कंपनियों की जो सेल है, जो 28% से 18% में आने की संभावना है, उनका लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेल ये फेस्टिवल सीजन में होता है। तो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि कंज्यूमर अगर अपने सेल को पोस्टपोन कर दे तो क्या असर हो जाए डीलर के ऊपर, उसी तरीके से सारे मैन्युफैक्चरर, सारे डीलर कोई इन्वेंट्री लिक्विडेशन मैकेनिज्म अगले कुछ दिनों में जरूर निकालेंगे, जिससे जब तक नई जीएसटी के रेट आ जाए, उनका जो पुराना माल है वो जहां कुछ हद तक क्लियर हो जाए और उनके पास इन्वेंट्री का पाइलअप नहीं। तो मतलब जो फैक्टर्स आपका कहना है कि आपका कहना है कि दिवाली से पहले जीएसटी का गिफ्ट जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उससे पहले रिटेलर लोग खुद ही अपनी तरफ से कुछ कुछ ऑफर ला कर दे सकते हैं कि आप आइए सामान खरीदिए। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मार्केट फोर्सेस है ना, वो काफी डायनामिक है, और मार्केट फोर्सेस में कभी भी कोई भी कुछ भी रुका नहीं रहता है। तो सारी जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो व्हाइट गुड्स हो या ऑटोमोबाइल्स हो, इसकी जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने सिमिलर सिचुएशंस दूसरे मार्केट में दुनिया भर ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर डीएसटी के रेट की कटौती हो रही है, टैक्स कट हो रहा है जो मान लीजिए 2 महीने बाद में होगा। ये सिचुएशन उन्होंने दूसरे जगह पे एनकाउंटर की होगी, इसके ऊपर कहीं पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी की होगी, वो सबको यूज करके वो डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी निकालेंगे जिसमें से उनका इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाए, और जो इन्वेंट्री आएगा, जो नए रेट के जीएसटी पे इन्वेंट्री आएगा, उसके लिए वो तैयार रहे।
तो ये उसके लिए तैयार रहे। इसके लिए मतलब अगले 2 महीने कंज्यूमर सेगमेंट में बहुत सारे उथल पुथल हो सकते हैं। अनिल पद्मनाभन साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि थोड़ा जीएसटी से आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री के भाषण में एक बात और जो जोर देकर कहा, हालांकि पहले भी बार बार उठती रही, मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन जिस टोन में, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा इन्होंने कि हर दुकानदार अपने ऊपर लिखे कि स्वदेशी दुकान है, अपने चीज़ों को रखिए, आपने पहले सवाल के जवाब में ये बात कही भी, ये क्या दर्शाता है कि वाकई निर्भरता को जितना कम से कम करना है वो किया जाए, क्योंकि पूरे दुनिया भर में हर देश एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे अब सीरियस एफर्ट होगा? लक्ष्मण जी, वो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेक्शनिस्ट रजीम का मतलब इशारा किया है प्रधानमंत्री ने। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का इशारा था कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, खास करके जहां हम वल्नरेबल रहते हैं। जैसे मैं आप उदाहरण दूं, भारत का जो ट्रेड है, मतलब जो जहाज लाते हैं 90% फॉरेन कैरियर्स पे होता है। तो आप ऑटोमेटिकली निर्भर हो फॉरेन कैरियर्स पे, अपना सामान इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। तो युद्ध हुआ तो आप वल्नरेबल हो गए। तो जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जब जंग हुआ तो अमेरिका ने वीज़ा और मास्टर कार्ड बंद कर दिया वहाँ पे। तो उनका पूरा जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उस पर प्रेशर पड़ गया। तो प्रधानमंत्री इसी पे इशारा कर रहे थे कि ऐसी आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। तभी उन्होंने, आप उनके उदाहरण देखिए, जेट इंजन का जो उदाहरण है। अब जेट इंजन अमेरिका ने निर्णय लिया 3 साल पहले जेट इंजन का, आज तक वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। तो मतलब हमारा जेट इंजन का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो वो प्रधानमंत्री तभी प्रोत्साहन कर रहे थे सबको कि आप जवानों, नए हमारे युवा लोगों को कह रहे थे कि आप करिए इस पे रिसर्च, मतलब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करिए, निर्भर ना रहिए विदेशों पे। तो उनका कहना ये है, प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है। सोशल मीडिया का क्योंकि आप, एग्जांपल दिया। हाँ, क्योंकि अगर प्रोटेक्शनिस्ट होता तो ये इतने एफटीए नेगोशिएट ही नहीं करता इंडिया। तो आप एफटीए का भी मतलब आर्किटेक्चर देखिए, सब डोमेस्टिक रिफॉर्म की ओर है। मतलब हम हमारी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाइए और फिर वो एफटीए में एक मौका मिलता है। आप जैसे इंडिया यूएई का जो है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, इंडिया यूके का जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। तो इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना है, वही वो बार बार दोहरा रहे थे। एंड बिना कॉम्पिटिटिव आप कोई भी, जीरो टैरिफ भी हो, आपके एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते। उदाहरण में मैं देता हूँ, भारत और जापान के बीच में 0% है टेक्सटाइल्स पे। भारत का एक कपड़ा भी वहां नहीं जाता आज भी। तो 0% पे ड्यूटी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि कॉम्पिटिटिव नहीं है आप लोग। तो आपको कॉम्पिटिटिव होना है, वही प्रधानमंत्री दोहरा रहे थे। तो ये जो आपने कहा कॉम्पिटिटिव होना है और एक जो स्वदेशी की बात है, आपको लगता है कि जो अभी रिजीम है, पॉलिसी रिजीम है या फिर पॉलिसी एनवायरनमेंट है, उसमें हम लोग इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगे क्या स्ट्रेटजिक तौर पे? क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोसिस्टम है क्या कि कोई यहाँ पे अपना ट्विटर बना ले, कोई अपना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बना ले, कोई अपने यहाँ पे जेट इंजन बना ले? लक्ष्मण जी, वो तो अगर आप इकोसिस्टम प्रोवाइड करोगे तो बनेगा जरूर। आप सोचिए, इसरो ने, उदाहरण लीजिए ना, इसरो, वो जिस दिन स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, इतने सारे स्पेस स्टार्टअप्स आए। अब वो ग्लोबल कंपटीशन में है। तो जैसे ही उनको मौका मिला, सपोर्ट मिला, वो आ गए। लेकिन आप फिर इसरो तो, स्पेस तो एक अलग सेक्टर है, नीश है, तो उसमें उतना दखल नहीं होता ये टैक्स वालों का, सरकारी वालों का। तो जहां वो रेड टेप होता है, सबसे बड़ी समस्या रेड वहाँ पे टेप दिक्कत है। होती आप यूनियन में देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स में देखिए, आप किसी भी मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस, स्टार्टअप वालों से पूछ लीजिए कितनी समस्याएं हैं। हमारा आईटी सेक्टर इतना बड़ा क्यों? क्योंकि सरकार पे निर्भर ही नहीं है, उनको कोई डिपेंडेंसी ना, उनको कुछ चाहिए था, उन्होंने अपने ही फंड्स अरेंज करे, खुद ही एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंडेंट थे। और तो उन पे, सरकार पे डिपेंडेंस नहीं था, तो बढ़ गए वो लोग। तो जहां सरकार के जो स्ट्रक्चर है, रेड टेप, ये बाबूगिरी, जहां वो दखल अंदाजी, अगर ये सरकार को कम करना है, वही सबसे बड़ा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म रहेगा। मतलब आप हमें कुछ ना दो भले, लेकिन हमसे लो मत, हमारे काम में दखल मत दो, हमें छोड़ दो, हम अपना काम खुद, अपना घर संभाल लेंगे। मिताली निकोरे, इस इकोसिस्टम को कैसे बनाया जाए?
जी, इसको मतलब मैं सबकी बातें सुन रही थी और एक पॉइंट मैं ये कहना चाहती थी सबको कि जब हम कंज़म्पशन की बात करते हैं और हम जीएसटी जब कट हो जाएगा तो कौन कंज़्यूम करेगा अपना डिसीजन डिले। बात हमें सिर्फ़ उस ग्रुप की नहीं करनी है, उस 10% की नहीं करनी है जो आज कंज़्यूम कर रहे हैं। बात हमें उन 90% लोगों की करनी है हमारे देश के, जो आज भी एक तरह से गरीबी के क्लोज़ रह रहे हैं, जिनकी कंज़म्पशन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। वो लोग जो टियर 3, टियर 4, टियर 5 एरियाज़ में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम ये पूरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक डीप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी में एक 1.4 बिलियन लोग हैं, 1.5 बिलियन लोग हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 800 मिलियन उसमें से आज भी फूड एड पर मतलब जो हमारा राशन दिया जाता है, उस पर एक तरह से डिपेंडेंट है। तो हमें ये जो पूरा एक काम करना है वो इनइक्वालिटी हटाने का, गरीबी हटाने का, ये आज भी हमें लेकर चलना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है औरतें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि ये स्टडी पे स्टडी करी गई है और ये देखा गया है कि जब और ज़्यादा महिलाएँ लेबर फोर्स में आती हैं तो उनकी कंज़म्पशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, उनकी पूरी इकोनॉमी उनकी वजह से चलनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बहुत एडिशनल ग्रोथ भी होती है। और बहुत सारी स्टडीज में भी आया है कि नियरली $250 मिलियन इंडिया की इकोनॉमी में एनुअली ऐड हो सकते हैं अगर आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बारे में बात ना करें कि हाँ इस क्वार्टर में क्या होगा या इस साल में क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ऐसा एक डीप इकोनॉमी बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रोथ कुछ कंजम्पशन सेंटर्स या अर्बन सिटीज में नहीं, लेकिन पूरे देश में एक तरह से स्प्रेड आउट है। और इकोसिस्टम बनाने के लिए एक्चुअली यही एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है कि कैसे आप ग्रोथ को दूर दूर लेकर जाएं, एक से एक शहर में नहीं लेकिन पूरे स्टेट में लेकर जाएं। और एग्रीकल्चर बिल्कुल सेक्टर, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी कम काम करेगा और यही कह बिल्कुल सकते हैं कि भारत की अपनी जो क्षमता है वही क्षमता है। हमारे पास इतना एपेटाइट है कि हम डिमांड क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारी कोई सीमा नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है जहाँ हम जाकर डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग भी सैचुरेशन पर नहीं पहुँचे हैं कई विकसित देशों की तरह। तो एक हमारे पास विकल्प है, संभावनाएं हैं, शायद इसी तरफ प्रधानमंत्री इशारा भी कर रहे थे और आपने सही कहा कि हमें वहाँ देखना है जहाँ पे अभी डिमांड नहीं है, वो कैसे डिमांड सिस्टम में हमारे साथ शामिल हो।